लोग चर्चा कर रहे थे भौतिक विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि पाठ्यक्रम क्या चीज होता है। पाठ्यक्रम उन सभी विषय वस्तुओं का संग्रह होता है जिसे कि हम आने वाले शैक्षणिक सत्र के दौरान पढ़ने वाले होते हैं। अब ये शैक्षणिक सत्र क्या चीज होता है, तो अभी हम लोगों को पढ़ाई शुरू करना है, बात शुरू करनी है भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में। भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम। अब इसमें ये पाठ्यक्रम क्या होता है, ये हम लोग बात कर लिए। उन सभी विषय वस्तुओं का संग्रह जिसे कि हम आने वाले शैक्षणिक सत्र के दौरान पढ़ने वाले होते हैं। ये शैक्षणिक सत्र क्या है, इसको ईयर मत समझिएगा, लेकिन वो उसी के जैसा होता है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं सेशन। सेशन जैसे कि इस साल जो क्लास 11 में एडमिशन लेंगे उनका शैक्षणिक सत्र होगा 2025 से 26। ये देखने में तो एक साल लग रहा है, लेकिन ये एक साल है नहीं। आपको पता है कि जो सत्र शुरुआत हो रहा है आजकल, वो अप्रैल से शुरू होता है और एग्जाम जो है फरवरी के आसपास होता है। तो इससे आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये पूरा एक साल का तो नहीं है, लेकिन वो उसी ईयर के दौरान हो रहा है। तो इस पूरे सत्र में जो भी सत्र हो आपका, उस पूरे सत्र के दौरान जो भी हम विषय वस्तु पढ़ेंगे वो पाठ्यक्रम कहलाता है। अब ये पाठ्यक्रम मनमाना नहीं बनाया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स जो है ये शिकायत करते हैं कि सर इसकी तो जरूरत ही नहीं है, फिर इसको क्यों रखा गया है ना। तो इस तरह की बातें भ्रामक हैं, आप लोग इस भ्रम को न रखें अपने मन में। एक्चुअल में जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है वो हमारे देश की वर्तमान आवश्यकताओं को देख करके बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम हो। हम केवल पार्टिकुलर भौतिक विज्ञान या फिर विज्ञान की ही बात नहीं कर रहे हैं, है ना। इंग्लिश भी पढ़ाई होता है तो उसके पाठ्यक्रम का भी कुछ ये मतलब मन में रख करके बनाया जाता है कि इसकी आवश्यकता कहाँ पे पड़ेगी, किस तरह के लोगों की जरूरत है हमारे देश में, उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो जो भी पाठ्यक्रम बनाया गया है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो देश की आवश्यकता को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, अब ये पाठ्यक्रम जो भी सत्र में पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, अब ये पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग चर्चा करें अगर, तो जो भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है, हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि हम लोग ऊर्जा के बारे में ही पढ़ते हैं। तो चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ये ऊर्जा कार्य का रूप होता है। ये कार्य क्या चीज है हम लोग आगे चल करके बात करेंगे, वो आएगा हम लोगों के पढ़ाई में। जैसे ये जो कार्य है, यांत्रिक ऊर्जा की पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें गति हो रही होती है। तो जहां पर सीधी रेखा में गति हो रही होती है, ये कार्य जो है बल गुणे विस्थापन कहा जाता है ना। कार्य जो है एक भौतिक राशि है, मतलब इसको मापा जाता है, तो मापा जाता है तो ये गणितीय रूप में ही आएगा। तो ये बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कब? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही हो। और यही कार्य अगर कोई घूर्णन गति कर रही हो वस्तु, घूर्णन गति का मतलब है कि वो रोटेट कर रही है, घूम रही है ना। तो उस समय यही कार्य जो है टाउ डी थीटा लिखा जाता है या फिर टाउ थीटा लिखा जाता है। ये सारी चीजें क्या चीज है हम लोग आने वाले समय में सब धीरे धीरे सीखेंगे। ये टाउ जो है बल आघूर्ण कहलाता है, और ये थीटा जो है विस्थापन कहलाता है। वो विस्थापन जो है घूर्णन गति में होता है। और यही जो कार्य है अगर हम उष्मीय ऊर्जा के लिए पढ़ते हैं, तो उष्मीय ऊर्जा में यही कार्य जो है दाब और आयतन में परिवर्तन के बराबर कहा जाता है, और इसको दर्शाने के लिए डब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है, आप कोई भी ऊर्जा पढ़ रहे हो उसके लिए हमको एक राशि की जरूरत पड़ेगी, कार्य। कार्य क्या चीज होता है हम लोग आने वाले समय में सीखेंगे, और जब कार्य पता चल जाएगा तो भी हम लोग ये जो है ऊर्जा पता कर पाते हैं। अब अगर हम लोग इस गति की बात करें, मतलब सरल रेखा में गति या फिर सीधी रेखा में गति करते हुए वस्तु के लिए कार्य की बात करें,
तो यहाँ पर एक राशि आ रही है जिसको कि हम लोग बल कह रहे हैं, एक राशि जो है विस्थापन कहला रही है। तो अब हमको अगर कार्य पता करना रहेगा, सॉरी, अगर हमको ये ऊर्जा पता करना रहेगा तो चाहिए कार्य, और कार्य पता करना रहेगा तो हमको चाहिए बल और विस्थापन। और घूर्णन गति है तो ये अलग अलग ऊर्जा के लिए अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग परिभाषाओं की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको बल और विस्थापन की जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए बल की बात करें तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कहा जाएगा। तो हम लोगों को जानना पड़ेगा ये द्रव्यमान क्या चीज है, त्वरण क्या चीज है। तो इसी तरह से जैसे ही त्वरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो इसको कई तरीके से लिखा जाता है, हम लोग सारी चीजें जो है सीखेंगे। अब देखिए, हमको चाहिए ऊर्जा तो जानना पड़ेगा कार्य, चाहिए कार्य तो जानना पड़ेगा बल और विस्थापन, और चाहिए बल तो हमको जानना पड़ेगा द्रव्यमान और त्वरण, और जानना पड़े अगर चाहिए आपको त्वरण तो आपको जानना पड़ेगा वेग, और वेग अगर जानना है तो वेग जो है वो कहलाता है विस्थापन परिवर्तन की दर। तो हमको फिर से विस्थापन और ये समय, ये समय है, ये डी जैसा दिख रहा है, इसको टी कर लीजिए। तो अब हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं इसमें, भौतिक विज्ञान का सीधा सा स्वरूप जानिए। हमको पता करना है ऊर्जा, तो जो ऊर्जा पता करना है उसी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मान लीजिए कि हम लोगों को यांत्रिक ऊर्जा पढ़ना है, तो यांत्रिक ऊर्जा में सरल रेखा में गति अगर हो रही है तो हम लोग बल और विस्थापन के अनुसार चलेंगे। तो कहने का ये मतलब हुआ कि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, गति शुरुआत करेंगे तो हम लोग पहले विस्थापन जानेंगे, फिर इसके बाद वेग जानेंगे, फिर हम लोग त्वरण जानेंगे, और फिर इसके बाद बल जानेंगे, तो फिर ये कार्य जानेंगे, फिर ऊर्जा तक पहुंचते हैं। तो ये होता है हम लोगों का प्रोसेस ऊर्जा के बारे में पढ़ने के लिए, यानी कि भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे कि त्वरण जानना हुआ, तो अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे हैं। तो जो भी हम लोग वर्ड सीखेंगे उसमें बहुत सारी चीजें जो है कंफ्यूजिंग होती हैं। हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि ये सारी पढ़ाई जो है विदेशी पढ़ाई है, तो हर छोटी छोटी बात जो है शब्दों में ही छिपी होती है। तो शब्दों को ही सीखना हम लोगों का मेन उद्देश्य होता है। अब चलिए, अब अगर हम लोग पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो जो पाठ्यक्रम बनाया गया उसकी बात करेंगे तो हम लोगों को आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं क्लास 9 के पाठ्यक्रम की। ये सारे पाठ्यक्रम जो है अभी हम लोग बात करेंगे, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ये विज्ञान का पाठ्यक्रम है क्लास 9 का, लेकिन हम लोगों को जो यहाँ पे बात करनी है वो केवल भौतिक विज्ञान के बारे में। जैसे देखिए, यहाँ पर एक चैप्टर है जो कि चैप्टर 3 है, ये है गति बल तथा कार्य। हम लोग बात कर चुके हैं पहले कि हम लोगों को पहुंचना रहता है ऊर्जा, हम लोगों को पता करना रहता है ऊर्जा। तो ऊर्जा के लिए हम लोगों को चाहिए होता है कार्य, कार्य के लिए हम लोगों को चाहिए होता है बल, और बल के लिए हम लोगों को विस्थापन और वेग वगैरह चाहिए होता है, तो वो मिलता है गति में। तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं पढ़ाई की वो गति से शुरुआत करते हैं, है ना। अब देखिए एक और अच्छी बात, जैसे हम लोग क्लास 1 में पढ़ते थे, तो क्या हम उस समय गुणा भाग करते थे या फिर सेंटेंस वगैरह लिखते पढ़ते थे? ऐसा तो था नहीं। हम लोगों की जो पढ़ाई की शुरुआत होती है प्राथमिक स्तर पर, वो स्टार्ट होती है, हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो क ख ग घ, या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ABCD से शुरुआत होती है। और मैथमेटिक्स में आपको टेबल सिखाए जाते हैं, है ना, नंबर सिखाए जाते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग शुरुआत करते हैं पहले ऐसे, मान लीजिए हम ABCD पढ़ रहे हैं तो पहले ABCD से शुरू करेंगे, फिर उसके ऊपर वाले क्लास में जाएंगे तो वर्ड बनाना सीखेंगे, उसके ऊपर वाले क्लास में जाने जाएंगे तो सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, इसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह से होता है ना। और जब इस तरह से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो विज्ञान की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो भी ABCD की तरह समझिए। हम लोगों को पहुंचना है ऊर्जा तक, लेकिन ऊर्जा तुरंत नहीं पढ़ना शुरू कर देंगे। हम लोग उसमें सबसे पहले इन्वॉल्व हुए शब्दों को सीखेंगे, फिर इसके बाद जो है उसके आगे की प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद जो है ऊर्जा तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को पता चलता है कि ये जो क्लास 9 का जो सिलेबस है एक्चुअल में वो एलिमेंट्री टाइप का है। मतलब हम लोग ऊर्जा तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उसका थोड़ा थोड़ा जानकारी बस लेंगे, पूरा भी नहीं लेंगे।
विस्तृत जानकारी जो है हम लोगों को 11th-12th में दी जाती है, और ज़्यादा जानकारी जो है उसके ऊपर वाले क्लास में मिलेगी, स्नातक और परास्नातक में। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे गति, बल और कार्य है, तो इसको जरा सा इसका हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है, गति में क्या है, कार्य में क्या है ना। तो ये ऊपर में जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस है, हम लोग सीधे चलते हैं फिजिक्स वाले पे। तो गति, बल और कार्य में जो हम लोगों को पढ़ने के लिए रखा गया है वो है, गति में दूरी और विस्थापन। देखिए शुरुआत विस्थापन से हो रही है, हम लोगों को पहुंचना कहाँ तक है, डेस्टिनेशन हमेशा याद रखना है। तो कहाँ से चलना है हम लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं वो यांत्रिक ऊर्जा की करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा हम लोगों को पढ़ने के लिए हम लोगों का जो शुरुआत होगा वो यहीं से होगा, दूरी और विस्थापन से। विस्थापन जैसे ही हम लोग जान जाएंगे, वेग जानेंगे। तो अब वो गति कहाँ पे हो रही है, एक सरल रेखा में है, उसमें भी एक समान है कि असमान है। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे त्वरण। फिर इसके बाद जो हम लोग त्वरित गति के लिए ये ग्राफ वगैरह पढ़ने के लिए रखा गया है, वेग समय ग्राफ, ये सब क्या चीज होता है हम लोग सब सीखेंगे समय आने पे। और इसके बाद जो है थोड़ा सा वृत्तीय गति पढ़ना है, अभी हम लोग सुन रहे थे घूर्णन गति, तो उसी में एक आता है वृत्तीय गति। तो गति से संबंधित चीजें जो है हम लोग पहले चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे बल। बल क्या चीज होता है, तो बल के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, पहले तो हम लोगों को गति का बल से संबंध पता करना रहेगा। फिर एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने न्यूटन ने जो है कुछ नियम पता लगाए थे। नियम क्या चीज होते हैं, नियम जो हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं को देख करके अंदाजा लगाते हैं, मतलब कल्पना करते हैं कि क्या हो रहा होगा, उसी को नियम कह देते हैं, है ना। तो न्यूटन के गति के नियम, तो गति में इन्होंने कुछ इमेजिनेशन किया न्यूटन ने, और वो सच तब माना जाता है जब वो हर जगह लागू हो रहा हो। हमने कुछ अंदाजा लगाया, वो हर जगह लागू हो रहा है, तो हमारा अंदाजा सही माना जाता है, इसलिए हम लोग ये न्यूटन के गति के नियम पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इस बल में जो है क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान के बारे में जानेंगे, है ना। ये जड़त्व और द्रव्यमान एक ही चीज होता है, क्या चीज होता है हम लोग आने वाले समय में सीखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग त्वरण जान जाएंगे। अब जैसे ही हम लोगों को त्वरण पता चल गया, अब हम लोग तैयार हैं बल जानने के लिए, और ये बल हम लोग यहाँ पे जान भी जाएंगे। तो बल भी पता चल गया, त्वरण भी पता चल गया, वेग वगैरह सब पता चल गया, हम लोग तैयार तो हैं ऊर्जा के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन ऊर्जा जो है अगले क्लास में पढ़ाई जाएगी। अगला क्लास मतलब ये 11 के बाद 10 में नहीं, 11 में पढ़ाई जाएगी, सॉरी 9 के बाद 10 में नहीं, 11 में पढ़ाई जाती है। तो ये जो 9 वाला सिलेबस है वो विस्तृत रूप से हम लोग 11 में पढ़ते हैं, और जो 10 वाला सिलेबस है वो विस्तृत रूप से जो है 12th में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक तरह से ये समझ लीजिए कि हम लोग एलिमेंट्री चीजें पढ़ रहे हैं, ये वो चीजें हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय में। ठीक है। अब जब हम लोग बल के बारे में जान गए हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण क्या चीज है, पृथ्वी किसी वस्तु को अगर आप ऊपर फेंकिए तो पृथ्वी की ओर गिरता है। ये जो गुण है पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, वही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है ना। तो इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, पहले तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण को जानेंगे। फिर इसके बाद इसमें भी नियम आते हैं, सार्वत्रिक नियम, ये वो नियम है जो पूरे ब्रह्मांड में लागू होते हैं, इसलिए इसको सार्वत्रिक नियम कहा गया है। फिर इसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वीय बल को हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानेंगे। फिर द्रव्यमान और भार ये शब्द के बारे में जानेंगे। फिर मुक्त पतन, मतलब कोई बल नहीं लग रहा हो, हम किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे की तरफ गिरा रहे हो, तो क्या होता है, वो उस घटना के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है। डिटेल जानकारी जो है हम लोग पढ़ते समय सीख जाएंगे। इसके बाद एक घटना होती है जिसको प्लवन कहते हैं। प्लवन का मतलब होता है तैरना। जैसे कोई लकड़ी डाल दीजिए पानी में तो तैरता है, कोई पत्थर डाल दीजिए तो वो डूब जाता है। तो उसमें भी कोई एक बल लग रहा होता है। तो अभी भी हम लोग बल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के बल, बस यही अंतर है ना। तो ऊर्जा पढ़ना है, लेकिन ऊर्जा पढ़ेंगे नहीं, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, बल के बारे में। तो यहाँ पर शब्द सीखेंगे नए नए, यहाँ पर दाब आएगा। फिर एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज,
उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए कि तैर कोई वस्तु तैर रही है तो किस प्रकार से तैर रही होती है, वहां पर एक बल लग रहा होता है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इस तरह से फिर आगे चल करके हम लोग कार्य के बारे में और थोड़ा सा जानकारी ऊर्जा के बारे में भी लेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा में भी हम लोग जो पढ़ेंगे वो यांत्रिक ऊर्जा में ही, यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो बल द्वारा किया गया कार्य जैसे ही हमको पता चल जाएगा, अब हम लोग ऊर्जा पता कर पाएंगे, लेकिन एलिमेंट्री लेवल तक है ना। केवल हम लोग सीखेंगे कि ये क्या चीज होता है, इसी को हम लोग विस्तार करेंगे क्लास 11 में चल करके। अब ध्वनि, ये जब ऊर्जा के बारे में जान जाएंगे तो एक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। तो ध्वनि ऊर्जा क्या चीज होती है और ध्वनि एक्चुअल में कैसे उत्पन्न होती है, हम लोगों को बस केवल इतनी ही बातें पढ़नी। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्वनि की प्रकृति और विभिन्न माध्यमों में इसका संचरण। तो जैसे अगर हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, हम तो हवा में आसानी से बोल सकते हैं, पानी में बोलना चाहें तो न बोल सकते हैं, है ना। तो ये प्राकृतिक घटना हुई। तो यही सब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ही जानकारी लेनी है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है वो सीखना है। तो ये जो ध्वनि है, एक्चुअल में बोलचाल की भाषा तो हम लोग आपस में बातचीत कर ही लेते हैं, लेकिन इसका एक अच्छा इस्तेमाल होता है कि पानी के अंदर अगर हम लोग ये पराध्वनि, वे ध्वनियां हैं जिनको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो ये पराध्वनि अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम समुद्र की गहराई के बारे में जान सकते हैं। तो जब समुद्र के अंदर चलने वाले पनडुब्बियां वगैरह हैं, उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे हम लोग टकराने वाले हैं चट्टान से, या फिर कहाँ पर गहरा पानी है, हम लोग आसानी से जा सकते हैं। तो ये इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, है ना। और इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि मनुष्य किन ध्वनियों को सुन सकता है, किसको नहीं सुन सकता है, और ध्वनि की चाल भी पता करेंगे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं तो क्या मुंबई तक आवाज जाएगी या नहीं जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी, बस केवल एलिमेंट्री लेवल, है ना। तो इस तरह से ये क्लास 9 का सिलेबस है। अब इसमें एक खास बात आपको ध्यान देने वाली है, वो ये बात है, ये जो भी पढ़ाई है क्लास 9 में, यहाँ पर जैसे हम लोग ध्वनि की बात कर रहे हैं, तो ध्वनि आदमी बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, तो उसको पता चल रहा है, मतलब उसको महसूस कर सकता है अच्छे से देख करके, है ना। ये प्लवन पढ़ रहे हैं, कोई वस्तु तैर रही है, ये तो दिखाई देती है। गुरुत्वाकर्षण में है, कोई वस्तु चल रही है, गिर रही है। ये बल पढ़ रहे हैं तो किसी वस्तु पे लगने वाला बल पढ़ रहे होते हैं। सीधा कहने का ये मतलब है कि क्लास 9 में हम वे चीजें पढ़ रहे हैं जो आंख से हम लोग देख सकते हैं, दिखाई देती हैं। ये घटनाएं जो हैं दिखाई देती हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 10th के सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा करें, तो आगे की बात जो है समझ में आएगी। अब मान लीजिए कि ये क्लास 10 का सिलेबस अगर हम लोग देखते हैं, तो इसमें जो है ये 2 इकाई जो है ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो प्राकृतिक घटना के बारे में ही पढ़ना है, तो इसमें एक्चुअल में हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश से संबंधित घटना, है ना। और ये प्रकाश क्या चीज होता है, विद्युत से ही उत्पन्न होता है। तो विद्युत के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं जरा सा। ये ऊपर में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से हमको कोई लेना देना नहीं, हम लोग जो है फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे बस केवल। और आपके जो टीचर होंगे केमिस्ट्री और बायो वाले, वो बाकी की चीजें आपको समझाएंगे। तो ये प्राकृतिक घटना है। तो देखिए प्राकृतिक घटना में हम लोगों को कौन सी घटना पढ़नी है, एक्चुअल में हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है ना। जैसे दर्पण सामने रख दिया, उस पर कोई टार्च जलाया जाए तो उसका प्रकाश जो है दूसरी तरफ जाने लगता है, यही घटना जो है परावर्तन कहलाती है। तो परावर्तन किससे होता है, दर्पण से होता है। दर्पण में ही प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोगों को एक नॉर्मल जानकारी, केवल शब्दों को सीखना है, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण का सूत्र, इसमें निगमन भी नहीं करना है। तो ये सब आगे क्लास में किया जाएगा, है ना। तो केवल थोड़ी थोड़ी जानकारी, क्योंकि हम लोग अभी एलिमेंट्री लेवल पे हैं। जब थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आगे की बातें भी पढ़ेंगे। इसी तरह से एक घटना है जिसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब क्या, मान लीजिए एक कांच का टुकड़ा है, पीछे पॉलिश नहीं है, मतलब दर्पण नहीं है, केवल कांच का टुकड़ा है। और उस ऊपर से आप जैसे ये समझिए कि कार का शीशा है, आप आर पार देख सकते हैं, है ना। तो प्रकाश, आप तो गाड़ी के अंदर हैं, लेकिन बाहर की चीजें कैसे देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है बाहर से अंदर जा सकता है, आर पार जा सकता है। तो ये जो घटना है अपवर्तन, ये बस थोड़ा सा अंतर होता है कि हम लोग देख किसी और तरफ रहे होते हैं,
लेकिन वस्तु किसी और तरफ की दिखाई दे रही होती है। अगर आप चश्मा देखिए, पावर वाला लोगों का चश्मा होता है, तो उसमें देखिएगा तो ऊबड़-खाबड़ दिखाई देगा, लेकिन उन लोगों को सही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो उनकी दृष्टि है, वो मुड़े हुए प्रकाश को देख सकती है, और हम लोगों की जो दृष्टि है, जो जिसकी आँखें सही हैं, वो सीधे प्रकाश को देखती है। तो ये सारी बातें जो हैं हम लोग सीखेंगे धीरे-धीरे, तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब माध्यम बदल देना है, जैसे हम हवा में देख रहे हैं, फिर एक काँच आ गया, तो उस समय जो घटना है, अब उस समय प्रकाश जो है अपने मार्ग से मुड़ जाएगा, उसी को अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें हम लोगों को अपवर्तन के नियम पढ़ने रहेंगे कि किस कंडीशन में क्या-क्या होता है जब अपवर्तन होता है। वहाँ पे एक नया शब्द आएगा, अपवर्तनांक। उसी तरह से लेंसों के द्वारा जो है अपवर्तन को देखेंगे। मतलब छोटी-छोटी बातें, हम लोग कुछ शब्दों को सीखेंगे, कुछ सूत्रों को देखेंगे और कुछ नियमों को जानेंगे। बस इतना ही काम रहता है। ये प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम है, ये आवर्धन, मतलब जैसे हम लोग एक लेंस में देखते हैं तो कोई छोटी वस्तु जो है बड़ी हो जाती है। इसी घटना को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन कितना हुआ, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर एक नया शब्द आएगा, लेंस की क्षमता क्या चीज़ होती है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा-सा आँख के बारे में भी पढ़ाई करेंगे, जहाँ पर दृष्टि दोष की बात आएगी। जैसे बुढ़ापा आने पर आँख से दिखना कम हो जाता है ना? तो इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो प्रकाश से संबंधित है। हम लोगों को अंधेरे में तो दिखाई देता नहीं है। उजाले में किसी-किसी को दिखाई देता है, किसी-किसी को नहीं दिखाई देता है। तो जिसको नहीं दिखाई देता है, उसके अंदर, उसकी आँख में जो है दृष्टि दोष होता है ना? ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ये भी सीखेंगे कि लेंस जो है उसका अनुप्रयोग क्या चीज़ है, और यहाँ पर एक यंत्र है जिसको प्रिज्म कहते हैं, उससे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। ये जो प्रिज्म होता है, इसमें अगर हम लोग प्रकाश डालते हैं, तो वो बाहर आने के बाद वो 7 रंगों का हो जाता है ना? तो ये आगे आने वाले समय में हम लोग ये सारी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें एक घटना आएगी, प्रकाश का विक्षेपण, है ना? इसी तरह से प्रकीर्णन। तो ये सारी बातें जो है जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सब प्राकृतिक घटनाएँ हैं, इसको हम लोगों को सीखना रहेगा, जानना रहेगा। ओके। अब इसमें एक और चैप्टर है जो कि विद्युत पे है ना? विद्युत, ये वही विद्युत है जो हम लोगों को घरों में आती है, पंखा, टीवी वगैरह चलता है, मोबाइल भी चलता है विद्युत से ही, है ना? तो ये विद्युत क्या चीज़ है, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। विद्युत धारा, विभवांतर, ये सब शब्द आएँगे वहाँ पर सीखने के लिए। उसमें एक साइंटिस्ट होंगे, ओम, और ये इनका नियम भी है, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। ये जो शब्द हैं, केवल इन्हीं शब्दों को जो है सीखेंगे। मतलब ये एकदम एलिमेंट्री लेवल का, आप समझ गए होंगे बात को। तो प्रतिरोध होंगे, प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। तो इस तरह से हम लोग विद्युत के बारे में जानेंगे। और ये जो विद्युत है, विद्युत के कारण से चुंबक भी बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों का घर में चलने वाला जो मोटर है, मोटर, ये सीधे सिंपल सा समझिए, पंखा वाला ही मोटर। तो पंखा क्यों घूमने लगता है? तो वहाँ पर ये चुंबकीय प्रभाव जो है कार्य कर रहा होता है, कि पंखा के अंदर एक कॉइल लगा हुआ है, जिसमें अगर करंट बहता है, धारा बहती है, मतलब विद्युत बहती है, तो वो चुंबक बन जाता है, और वो चुंबक थोड़ा बल लगाता है, जिसके कारण से पंखा घूमने लगता है। तो वो आगे की बातें हैं, हम लोग आगे ये सब चीज़ें देखेंगे धीरे-धीरे करके। तो इसमें भी ज़्यादातर शब्दों के बारे में सीखना है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएँ, धारावाही चालक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर भी बल निकालना है, कार्य तक हम लोग पहुँचेंगे नहीं, और ऊर्जा भी हम लोग पता नहीं करने वाले हैं, है ना? तो यहाँ पर छोटे-छोटे शब्दों को केवल, मतलब सामान्य जानकारियाँ लेंगे। तो अब इसमें एक खास बात है। खास बात ये है कि ये दिखाई नहीं देती है। जो भी घटना है, जैसे विद्युत बह रही है, कहेगा कोई दिखाओ, तो आपको ये पता नहीं चलेगा। दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे जितनी भी घटनाएँ हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल महसूस किया जा सकता है। उसके कारण से जो होता है, वो दिखाई देता है। जैसे प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश के कारण से हमको सारी वस्तुएँ दिखाई देती हैं। विद्युत दिखाई नहीं देता है, लेकिन विद्युत के कारण से पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है ना? सारी चीज़ें जो है विद्युत से हो रही हैं, लेकिन विद्युत दिखाई नहीं दे रही है। तो यही सामान्य जानकारियाँ हैं। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि क्लास 9 में वो चीज़ें पढ़ना है जो हमको आँखों से दिखाई देती हैं, और क्लास 10 में वो चीज़ें पढ़ना है जो दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें केवल ऊर्जा का ही अंतर है। क्लास 9 में हम लोगों को यांत्रिक ऊर्जा पढ़ना है, और क्लास 10 में विद्युत ऊर्जा से संबंधित घटनाओं को पढ़ना है।
और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से संबंधित घटनाओं को पढ़ना है। प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ही है। क्लास 10 तक तो बस केवल थोड़ी मात्रा में मतलब एक एलिमेंट्री जानकारी है, लेकिन 11-12 में जाने पर वो आपको डिटेल में समझ में आएगी। अब थोड़ी सी बात केवल कर लेते हैं 11 और 12 के बारे में, बस इसके बाद जो है आगे की चर्चा करेंगे। तो ये 11 में चल करके, क्योंकि सिलेबस जो है विस्तृत हो जा रहा है, पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत हो जा रहा है, भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम इसी तरह से रसायन विज्ञान का भी होगा, इसी तरह से जीव विज्ञान विज्ञान का भी होगा, सारे के सारे विस्तृत। तो आप ये समझ के रखेंगे कि पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत से अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के लिए जगह नहीं है 11-12 में, इतना जान जाइए। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स में चले जाइए, चाहे आर्ट्स ले लीजिए चाहे साइंस ले लीजिए, अगर आप पढ़ाई से थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो पढ़ाई ही आपके लिए नहीं है, आप कुछ और ढूंढ लीजिए, है ना। ठीक है। तो देश की सेवा करने के लिए अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, वो सारी चीजें जो है हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, है ना। एक नाली साफ करने वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक की पोस्ट है, आप उसमें से कौन सा चुनना चाहते हैं, आप अपने को जैसा बनाएंगे वही चीजें जो है आपको सेवा में मिलेंगी। ओके। हाँ, तो यहाँ पर अब विस्तृत हो गया है, तो 11 में 2 किताब हो जाएगी फिलहाल में एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार। आजकल जो है पूरे देश में एनसीईआरटी ही चल रहा है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो वो सब हम लोग पढ़ते समय सारी चीजें पढ़ लेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो सारे देश में जो है, पूरे देश में मतलब अपने भारत देश की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं, पूरे देश में जो है एनसीईआरटी ही लगभग हर जगह चल रहा है, कहीं कहीं पे डिफरेंट है। तो हम लोगों का सिलेबस जो है मेन वो एनसीईआरटी बेस्ड है, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो 2 किताबें हो जाएंगी, 2 किताब 11 में रहेगी, 2 किताब 12 में रहेगी। तो 11 का जो चैप्टर है वो हम लोग देख रहे हैं, ये खंड क है। खंड क का मतलब ये पहली किताब का है। तो भौतिक जगत तथा मापन, इन चीजों के बारे में सीखना रहेगा। फिर इसके बाद शुद्ध गति की मतलब केवल गति के बारे में पढ़ना रहेगा, और ये गति के नियम, इसी तरह से कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो है ऊर्जा के बारे में पता करना है, यहाँ पर डिटेल में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग वही शुरुआत किए। देखिए, गति, गति के नियम, कार्य, फिर ऊर्जा, फिर उसके बाद शक्ति, ये सारी चीजें क्या होती है हम लोग सब सीख जाएंगे। फिर इसके बाद घूर्णन से संबंधित, तो ये जो है सरल रेखा में गति के लिए था ऊर्जा, अब यहाँ पे घूर्णन से संबंधित है ना, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, तो ये जो है घूर्णन गति से संबंधित है। तो यहाँ पर भी हम लोग गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे। सिलेबस बहुत विस्तृत है, हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो हम लोगों को इन सब के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लिंक मिल गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड करके खुद ही देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या चीज पढ़ाई करना है। इसी तरह से जब हम लोग जाएंगे खंड ख मतलब ये दूसरी किताब में, तो हम लोगों को स्थूल द्रव्य के गुण पढ़ने हैं। स्थूल का मतलब होता है एक बड़ा सा टुकड़ा, द्रव्य का मतलब वस्तु का टुकड़ा रहेगा, जैसे एक छड़ है, तो उसका क्या गुण होता है, उसको टेढ़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक ही सीधा हो जाता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा टेढ़ा कर देंगे तो वो मुड़ जाता है ना। तो वो ठोस है, द्रव है, गैस है। तो ये द्रव्य कहा गया है, तो इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों कह दिया गया है। तो ये भले से एक चैप्टर दिख रहा है, लेकिन इसमें 3-4 चैप्टर बनेंगे, है ना। ये जो दूसरा है उष्मा गतिकी, मतलब उष्मा ऊर्जा के बारे में पढ़ना रहेगा। देखिए पूरा डिटेल में है। अब गैस का व्यवहार उष्मा पे डिपेंड करता है, तो जब उष्मा जान जाएंगे तो हम लोग गैसों के बारे में भी समझेंगे। फिर इसके बाद एक तीसरी गति, एक तो जो है स्थानांतरी गति होती है, एक होती है घूर्णन गति, एक तीसरी गति है दोलन। तो ये दोलन जब जान जाएंगे तो हम लोग तरंग किसे कहते हैं, क्या चीज होता है तरंग, तरंग में क्या ऊर्जा होती है, ये सब चीजों की जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया होगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये 11 क्लास में भी 9 क्लास का ही विस्तृत रूप है। इसमें भी सारी चीजें जो भी होंगी वो दिखाई दे रही होंगी, है ना। यहाँ पर भी दिखाई देने वाली घटनाओं के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। ये जो गैसों का व्यवहार है, गैस दाब लगाती है, आप लोग देखे ही हैं, एलपीजी को सिलेंडर में भरा जाता है, अगर फट गया सिलेंडर तो क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देख पाते हैं। तो ये वही चीजें जो है क्लास 11 में पढ़नी है। अब जरा सा 12 का सिलेबस देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो 12 का सिलेबस भी देखिए, 10th में जो पढ़े थे उसी का थोड़ा सा विस्तार हो गया है। तो स्थिर विद्युतिकी, धारा विद्युत, धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ तक तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर ही लिए हैं 10th क्लास में।
इसके बाद चुंबकीय प्रेरणा, तो ये चुंबकीय प्रभाव में ही चुंबकीय प्रेरण आता है, और ये प्रत्यावर्ती धारा भी आता है। और चुंबकीय तरंग, तो प्रकाश भी यहीं से शुरू होता है। जब चुंबकीय तरंग के बारे में, वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जान जाएंगे तो प्रकाश आ जाता है। अब देखिए, इसमें दूसरी किताब जो होगी वो प्रकाश से ही संबंधित है। और ये जो पोर्शन है, ये मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित होगा। इसके पहले का जितना भी पढ़ाई है वो सब क्लासिकल फिजिक्स में आता है। केवल इतना सब पोर्शन जो है वो मॉडर्न फिजिक्स से डाला गया है, मतलब आधुनिक भौतिकी से। आधुनिक भौतिकी क्या है, हमने पहले ही बता रखा है कि हम लोग आगे चल करके इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे। क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, है ना, अलग अलग तरह के वर्ड आते हैं, उन सभी वर्णों को हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। तो आधुनिक भौतिकी से संबंधित ये 3 इकाई है, लेकिन इसमें कई सारे चैप्टर बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग आगे आने वाले समय में इन सब की बात करेंगे। इसके ऊपर सब का सब जो है इसके ऊपर सब का सब जो है, अभी तक जितना भी पढ़ाई था वो सब जो है क्लासिकल मैकेनिक्स से था, है ना। ओ सॉरी, क्लासिकल फिजिक्स से था। क्लासिकल फिजिक्स। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, और ये भी बात जान गए हम लोग कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th में, ये भी सभी की सभी दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरह से शॉर्ट बात ये है कि जो भी हम लोग क्लास 11 में पढ़ाई करेंगे या फिर 9 में पढ़ाई करेंगे, वो सभी चीज़ें जो है हमें दिखाई देती हैं। जो भी घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे वो सब कुछ दिखाई देता है, और उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और जो 10 और 12th में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें से जो घटनाएं हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनके कारण जो हो रहा है वो सब दिखाई देता है। आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर इच्छा हो तो। वैसे भी हम लोग ऑलरेडी बाकी बातें जो कर चुके हैं और उसको देख सकते हैं, तो आपको सारी बातें पता चल जाएंगी।